नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नवरत्नों में एक रेल मंत्री सुरेश प्रभु है। वे राजनीतिबाज नहीं हैं, उन्हें पेशेवर, कामकाजी, मेहनती और विकास दृष्टि वाला मंत्री माना जाता है। उस नाते उनके आज के प्रथम रेल बजट से लोक लुभावन घोषणाओं की उम्मीद नहीं थी। उनसे उम्मीद बुलेट ट्रेन जैसे विकास के ब्लूप्रिंट और रोड मैप की थी, सुधारों के प्रस्तावों की थी। उस नाते रेल के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने व निवेश के नए जरिए, नए तरीकों के बजट में प्रस्ताव है। 162 साल पुराने रेल नेटवर्क में नई जान फूंकने के कुछ प्रस्ताव बने हैं, मगर शेयर बाजार और टीकाकारों की जो प्रारंभिक प्रतिक्रिया है उसमें निराशा झलकी है। रेल मंत्री ने यात्रा किराया नहीं बढ़ाया, मगर माल भाड़े को खासा बढ़ाया है। डीजल की कीमतों में जब भारी गिरावट है तो उसका लाभ यात्री व माल भाड़े में कमी के जरिए दिया जाना चाहिए था, लेकिन दिवालिया रेल खजाने को भरने के लिए रेल मंत्री को कहीं न कहीं से जुगाड़ तो करना था। सो यूरिया, स्टील, सीमेंट आदि के भाड़े में भारी बढ़ोतरी करके आर्थिकी में लागत बढ़वाई है, तभी शेयर बाजार गिरा है। रेल बजट को आर्थिकी के नाते सुधारों की जरूरत में ठीक नहीं माना गया है। रेलवे को चलाने या कि ऑपरेटिंग लागत बढ़ने की फिर हकीकत जाहिर हुई है। आम यात्री के लिए सुविधाएं बढ़ाने के ऐलान कई है, मगर विचारणीय मुद्दा रेल बजट के कुल मनोवैज्ञानिक असर का है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां हैं। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव के लिए लाए गए बिल को पास कराने के लिए अब सचमुच सरकार को कुछ गंभीर संसदीय प्रबंधन की जरूरत होगी। ये कमोबेश साफ हो गया है कि अगर सरकार ने कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों की राय के हिसाब से बिल को नहीं बदला तो दोनों सदन में उसे अलग अलग पास कराना नामुमकिन है। सरकार इसे राज्यसभा में नहीं पास करा पाएगी, सो साझा सत्र एकमात्र उपाय है। पर क्या साझा सत्र में इस बिल को आसानी से पास कराया जा सकेगा? विपक्ष की योजना सरकार को साझा सत्र में हराने की है। इस योजना को एनडीए सहयोगियों की नाराजगी से बल मिला है। शिवसेना, अकाली दल और लोक जनशक्ति पार्टी तीनों को इस बिल पर आपत्ति है। इन तीनों को मिलाकर लोकसभा में 27 और राज्यसभा में 6 सांसद हैं। सरकार को समर्थन दे रहे शेतकारी स्वाभिमान संगठन के सांसद राजू शेट्टी भी बिल के खिलाफ हैं। साझा सत्र में इस बिल को पास कराने के लिए सरकार को करीब 395 सांसदों की जरूरत होगी। एनडीए के पास अभी लोकसभा में 330 और राज्यसभा में 59 सांसद हैं, यानी इनकी कुल संख्या 389 होती है। यह साझा सत्र के बहुमत से कुछ कम है। ऊपर से अगर शिवसेना, लोजपा और अकाली दल के 33 सांसद खिलाफ हो गए तो सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे। जयललिता की पार्टी अन्ना डीएमके ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन बीजू जनता दल ने बिल का विरोध कर दिया है। इसलिए सरकार के लिए साझा सत्र का प्रबंधन भी बहुत आसान नहीं होने वाला है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की गैर हाजिरी में पार्टी के नेता इस बात की था ले रहे हैं कि उनको कितना समर्थन मिल सकता है। इस बात का पता लगाया जा रहा है कि कितने लोग विरोध कर सकते हैं और ये भी जानकारी ली जा रही है कि क्या कुछ लोग बागी भी हो सकते हैं। असल में कांग्रेस के कुछ बुजुर्ग नेताओं ने पिछले दिनों सोनिया गांधी से मिलकर कहा था कि राहुल को अभी अध्यक्ष बनाना ठीक नहीं है। पार्टी संगठन और कोष का ख्याल रखने वाले पुराने जानकार नेताओं के हवाले से खबर आई कि राहुल को अध्यक्ष बनाया गया तो पार्टी टूट भी सकती है और बागी खेमा चुनाव चिन्ह समेत पूरी पार्टी पर भी दावा कर सकता है। लेकिन जानकार सूत्रों का कहना है कि पार्टी टूटने और बगावत की खबर में दम नहीं है। राहुल का समर्थन करने वाले नेता ज्यादा हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के नेता, उपनेता और सचेतक राहुल का समर्थन कर रहे हैं। ज्यादातर महासचिव उनके समर्थन में है। दिग्विजय सिंह से लेकर मधुसूदन मिस्त्री, सीपी जोशी, मुकुल वासनिक, अजय माकन, बीके हरिप्रसाद आदि सब राहुल को अध्यक्ष बनाए जाने के पक्ष में है। पार्टी आलाकमान से नाराज बताए जा रहे कमलनाथ ने भी कह दिया है कि राहुल को अध्यक्ष बना दिया जाना चाहिए। पार्टी के युवा नेताओं की पूरी ब्रिगेड राहुल के पीछे है। 100 अप्रैल में राहुल की ताजपोशी तय बताई जा रही है। साथ ही ये भी तय माना जा रहा है कि जैसे गांधी नेहरू परिवार के हर सदस्य की ताजपोशी के बाद कुछ लोग पार्टी छोड़कर जाते हैं, वैसा इस बार भी होगा।
दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय आम आदमी पार्टी को मिले 2 करोड़ रुपए के चंदे के मामले की जांच क्या हुई? बीजेपी ने इसे जीवन मरण का सवाल बनाया था और इस बहाने आम आदमी पार्टी की नैतिकता ईमानदारी पर सवाल उठाए थे। आम आदमी पार्टी ने भी इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाया और पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया था कि एक मौजूदा जज की देखरेख में सभी पार्टियों को मिले चंदे की जांच कराई जाए। लेकिन अब दोनों ठंडे पड़ गए हैं। बीजेपी और आप दोनों एक दूसरे के चंदे का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। हालांकि आयकर विभाग की ओर से आपको नोटिस दिया गया है और रूटीन में उसकी कार्रवाई हो रही है। इस बीच खबर आई है कि बीजेपी ने अपने चंदे का जो ब्यौरा दिया है उसमें भी कई गड़बड़ियां हैं। एक ही चेक नंबर से कई बार चंदा दिया गया है। चंदा देने वाले व्यक्ति का नाम और पता अलग है लेकिन चेक नंबर एक है। ऐसा कई मामलों में हुआ है और बताया जा रहा है कि बीजेपी ने इसे टाइपिंग की गलती कहा है, लेकिन इसका खुलासा करने वाली संस्था एडीआर ने इस पर संदेह जताया है। हैरानी है कि आम आदमी पार्टी या कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टी की ओर से भी इस गड़बड़ी पर कोई सवाल नहीं उठाया गया है। ऐसा लग रहा है कि चुनाव खत्म होते ही पार्टियां चंदे का मुद्दा भूल जाती हैं। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आज एनडीए सरकार का पहला पूर्ण रेल बजट पेश किया और किराया नहीं बढ़ाने की घोषणा की। उन्होंने रेल यात्रियों की सुविधाओं में ढेर सारे सुधारों का वादा किया और माल ढुलाई की मौजूदा व्यवस्था में भी सुधार करने का लक्ष्य तय किया। रेल मंत्री ने 11 क्षेत्रों की खास तौर से पहचान कर उनमें सुधार के लिए मिशन के तौर पर काम करने का वादा किया। रेल मंत्री ने कहा कि मौजूदा रेल लाइनों पर ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने के उपाय किए जाएंगे ताकि यात्रा में लगने वाला समय कम किया जा सके। ये संभवतः पहला रेल बजट है जिसमें किसी नई ट्रेन की घोषणा नहीं की गई है और रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए चुने गए इलाकों का जिक्र किया गया है। रेल मंत्री ने रेलवे की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए निजी सार्वजनिक भागीदारी बढ़ाने और वैश्विक व निजी संगठनों के साथ सहयोग बढ़ाने की भी पहल की है। रेल मंत्री ने यात्री डिब्बों की संख्या बढ़ाने का ऐलान किया और माल ढुलाई करने वाली गाड़ियों की लंबाई बढ़ाने का भी वादा किया। सुरेश प्रभु ने अपने पहले बजट में साफ सफाई और ट्रेनों के समय पर परिचालन पर खास ध्यान दिया है। उन्होंने रेलवे में तत्कालिक सुधार और दीर्घकालिक जरूरतों में संतुलन बनाने की कोशिश की है। उन्होंने टिकटों की बुकिंग आसान बनाने की घोषणा की और 4 महीने पहले टिकट बुकिंग का ऐलान किया। कांग्रेस पार्टी ने एनडीए सरकार के पहले पूर्ण बजट की आलोचना करते हुए कहा कि रेल मंत्री को किराया कम करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यूपीए सरकार में रेल मंत्री रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन कुमार बंसल ने कहा कि ईंधन की कीमतों के आधार पर किराए में कमी बेची की व्यवस्था बनाई गई है और इसी आधार पर पिछले बजट के समय जब तेल के दाम बढ़ रहे थे तब किराए में बढ़ोतरी की गई थी। अब तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आधी हो गई है तो किराया भी कम होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इस बजट में कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ पुरानी बातों का दोहराव है। बसपा प्रमुख मायावती ने निजीकरण के लिए उठाए गए कुछ कदमों की आलोचना करते हुए कहा कि ये रेलवे के लिए अच्छा नहीं होगा और दलित समुदाय के लोगों की नौकरियां कम होंगी। केंद्र सरकार में शामिल भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी शिवसेना ने केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ाते हुए कहा कि वो हर कीमत पर भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध करेगी। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा है कि वो सत्ता में बने रहने के लिए किसानों के हितों को नष्ट नहीं होने देगी। शिवसेना ने ये भी कहा कि अन्ना हजारे के नेतृत्व में जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए किसानों के संघर्ष का अपमान करके सरकार 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती है। शिवसेना के मुखपत्र में कहा गया है कि सरकार ने इसका अध्यादेश लाकर सबको हैरान कर दिया। ये बहुत कठोर है और किसानों का अस्तित्व खत्म कर देगा। सरकार के ऊपर कॉर्पोरेट घरानों की मदद करने का आरोप लगाते हुए शिवसेना ने कहा कि अब ये सवाल उठाए जाने लगे हैं कि क्या सरकार रियल एस्टेट एजेंट के तौर पर काम कर रही है। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक करके उनसे कहा कि वो पूरे राज्य में घूमकर लोगों को इस अध्यादेश की खामियों के बारे में बताएं और ये भी बताएं कि शिवसेना इस पर क्या रुख रखती है। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू की कल की गई टिप्पणी को लेकर आज लोकसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। नायडू की टिप्पणी से नाराज कांग्रेस सांसदों ने प्रश्नकाल नहीं चलने दिया। कांग्रेस के इस रुख की वजह से नायडू को 2 बार सफाई देनी पड़ी। दूसरी बार उन्होंने करीब 11:15 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होने पर कहा कि उनका मकसद किसी की भावना को आहत करना नहीं था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान उन्होंने असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं किया था। वो सभी पार्टियों का सम्मान करते हैं। नायडू ने कहा कि उन्होंने जो कुछ कहा वो सामान्य राजनीतिक प्रकृति का था। गौरतलब है कि कल अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नायडू ने राहुल गांधी के छुट्टी पर जाने को लेकर चुटकी लेते हुए कहा था कि क्या कांग्रेस भी आत्मचिंतन करेगी। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस अगर यहाँ ऐसा नहीं कर सकती है तो उसे कहीं दूर चले जाना चाहिए। नायडू के 2 बार सफाई देने के बाद 12 बजे रेल बजट पेश करने के दौरान सदन में शांति बनी। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा।
रेल मंत्री ने अगले 5 सालों में 8.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। यह बड़ी बात है। बावजूद इसके पहला रेल बजट सुधारों के ठोस फैसले लिए हुए नहीं है। तभी बजट के बाद की प्रतिक्रिया में जोश नहीं झलका है। जानकारों ने कहा है कि यह तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का किताबी बजट है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। सुरेश प्रभु से जिस अंदाज के बजट की उम्मीद की जा रही थी, कमोबेश उसी तरह का बजट उन्होंने पेश किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको रेलवे का कायाकल्प करने के लिए मंत्री बनाकर लाए हैं, इसलिए उन्होंने इसी पर फोकस रखा। आजादी के बाद से भारतीय रेल की बदहाली के कारणों को उन्होंने पहचाना, उसका जिक्र किया और उसे ठीक करने के उपाय बताए। पिछले 67 साल में निवेश की कमी, बुनियादी ढांचे के विकास, मौजूदा ढांचे के अत्यधिक इस्तेमाल और कम उत्पादकता की वजह से रेलवे बदहाल रही है। सुरेश प्रभु ने इनको ठीक करने का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि रेलवे में निवेश बढ़ाने के उपाय किए जाएंगे। इसके लिए निजी सार्वजनिक भागीदारी बढ़ाने के उपायों का उन्होंने जिक्र किया। रेलवे स्टेशनों के निजीकरण की बात कही और खुले पारदर्शी टेंडर के जरिए स्टेशनों को निजी हाथों में देने की बात कही। राजस्व जुटाने के लिए स्टेशन और ट्रेनों को निजी कंपनियों का नाम देने का एक प्रस्ताव भी उन्होंने दिया। रेल मंत्री ने बीमा और पेंशन फंड से पैसा जुटाने की बात कही और रेलवे में महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया फंड के इस्तेमाल का भी प्रस्ताव रखा। विज्ञापनों के जरिए पैसा जुटाने और रेलवे की जमीन पर से अतिक्रमण हटाकर भी राजस्व जुटाने के उपायों का जिक्र रेल मंत्री ने किया है। उन्होंने सांसदों के फंड से भी यात्री सुविधा में सुधार की बात कही। जिस स्तर के निजीकरण की उम्मीद की जा रही थी वैसा नहीं हुआ, लेकिन सरकार हर स्रोत से निवेश जुटाएगी ताकि रेलवे के बुनियादी ढांचे का विस्तार हो और यात्री सुविधाओं में सुधार हो। और ये लक्ष्य अगले 5 साल में 8.5 लाख करोड़ रुपए जुटाने का है। रेल मंत्री ने कई महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। उन्होंने 70 परियोजनाओं के विस्तार का ऐलान किया है, जिस पर 96,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रेल मंत्री ने अगले साल 3,000 मानव रहित क्रॉसिंग को खत्म करने का लक्ष्य तय किया है। 6,000 किलोमीटर रेल लाइन के विद्युतीकरण का वादा किया है, तो रेलवे लाइन की क्षमता में भी 10% के इजाफे का लक्ष्य रखा है। रेलवे का परिचालन खर्च 88% तक लाने का भी बड़ा लक्ष्य तय किया गया है। ट्रेन की औसत स्पीड सुधारने और समय पर परिचालन का लक्ष्य भी रखा गया है। रेलवे स्टेशनों की सफाई, 5 मिनट में टिकट बुकिंग, ट्रेनों में और स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा, शताब्दी ट्रेनों में मनोरंजन के साधन, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल चार्जिंग सुविधा का विस्तार जैसे दर्जनों छोटी बड़ी बातें रेल मंत्री ने कही, जिनसे ट्रेन का सफर बेहतर हो सकता है। उन्होंने सफर को बेहतर और आरामदेह बनाने के साथ साथ छोटा करने यानी ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने का भी वादा किया है। माल ढुलाई के लिए भी रेल मंत्री ने लंबी ट्रेन चलाने, नए कॉरिडोर तैयार करने और माल ढुलाई के परिचालन की क्षमता को बेहतर बनाने का वादा किया। उन्होंने सड़क परिवहन से तुलना करते हुए कहा कि रेलवे से माल ढुलाई सस्ता और आसान है और साथ ही पर्यावरण के भी अनुकूल है। उन्होंने सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने के लिए रेलवे के हर संसाधन के इस्तेमाल की बात कही। अभी कोई चुनाव नहीं है, इसलिए सरकार ने किराया कम करना जरूरी नहीं समझा। अगर सरकार चाहती तो डीजल की कीमतों में आई कमी का फायदा यात्रियों को दे सकती थी। आखिर रेलवे में फ्यूल एडजस्टमेंट कंपोनेंट की व्यवस्था की गई है। इसी आधार पर पिछले साल रेल किराए में 15% की बढ़ोतरी हुई थी, क्योंकि तब डीजल का खर्च बढ़ गया था। लेकिन अब डीजल के दाम काफी घट गए हैं, तब भी सरकार ने किराया कम नहीं किया। लेकिन अगर यात्री सुविधाओं में सुधार हो जाता है तो शायद यात्रियों को इसकी शिकायत नहीं रहेगी। अब एक ब्रेक है, उसके बाद रेल बजट पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल बजट को रेलवे में समग्र सुधार की दृष्टि लिए हुए बताया है। यह एक रोड मैप लिए हुए है। इसमें साफ नजरिए के साथ आधुनिकीकरण की तकनीकी कायाकल्प वाली सोच है। यात्री केंद्रित भविष्य दृष्टि लिए हुए यह बजट है। सवाल है, क्या सचमुच में ऐसा है? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्त है। जयशंकर जी, सुरेश प्रभु ने जो रेल बजट अपना पहला पेश किया है, उसे आप लीक के अनुसार पुराने परंपरागत ढर्रे वाला मानते हैं या उसमें कुछ चमत्कारी, कुछ विजनरी बातें कुछ है क्या उसमें?
नहीं देखिए व्यास जी, एक तो जो परंपरागत रेल बजट होता है या जो जनरल बजट आता है तो उसमें अपेक्षा ये होती है कि रेल का भाड़ा बढ़ा कि नहीं बढ़ा और रेलगाड़ियां कितनी चली नहीं चली, किन किन इलाकों में चली, ये एक रूटीन अंदाज होता है। और इसी तरह जनरल बजट का होता है कि इनकम टैक्स का स्लैब घटा कि बढ़ा, या क्या चीज महंगी और सस्ती, क्या सस्ती और क्या महंगी हुई। तो एक तो ये परंपरागत तरीका, लेकिन इस बार जो सुरेश प्रभु ने जो अपना पहला रेल बजट पेश किया है उसमें एक विजन तो दिखता है साफ साफ। आप इसको, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको एब्स्ट्रैक्ट मॉडर्न पेंटिंग के रूप में समझ सकते हैं कि जैसा चाहे मतलब कब होगा क्या हुआ, नतीजे को लेकर कयास, इसमें कोई टाइम बाउंड उस तरह से नहीं कहा गया। हालांकि देखिए रेलगाड़ियां नहीं चलेंगी इसके बारे में इसमें आज कोई उल्लेख नहीं। हालांकि रेल मंत्री ने जरूर कहा ये कि इसी सेशन में, इसी सत्र में नई रेलगाड़ियों के बारे में घोषणा की जाएगी। तो हो सकता है कि जब रेल बजट पे चर्चा होगी, उसका जवाब दे रहे होंगे रेल मंत्री, तो सांसदों की जो राय आएगी या उसको देखते हुए सब सर्वे करा करके वो करेंगे। सबसे बड़ी जो चिंताएं होनी चाहिए उसको उन्होंने चिन्हित किया है। जैसे क्या क्या मेन फोकस वाली बात क्या निकल गया? तो एक जो सबसे बड़ा इनका ये है कि अब जैसे लोग कह रहे हैं कि साहब पैसा तो बढ़ाया नहीं, तो पैसा आएगा कहां से। अब आप देखिए कि उन्होंने 20% बढ़ाया अपना रेल बजट। आंतरिक संसाधनों पर इनका जोर है। दूसरा ये कि जो कंजेशन होता है, मतलब हाल के वर्षों में आप देखिएगा तो जो भी नया रेल मंत्री बना वो अपने अपने इलाकों में रेलगाड़ियों की भरमार कर दिया, या कहीं रेल कारखाना खोल दिया, कहीं कुछ खोल दिया, चाहे सुविधा हो या ना हो, या बुनियादी ढांचा हो ना हो, लेकिन इस तरह से लोग करते रहे हैं। तो इन्होंने जो कहा है कि एक तो कंजेशन को हम दूर करेंगे, जैसे जहां नई पटरियां बिछाएंगे वो करेंगे, नई पटरियां डबलिंग करेंगे, कहीं ट्रिपलिंग करेंगे। जैसे आप सब एक उन्होंने बता रहे थे जब मनोज सिन्हा से भी बात हो रही थी कि साहब जिस तरह से आप देखिए इलाहाबाद से लेकर के जो कलकत्ता के या दिल्ली से कलकत्ता का रूट है, मतलब इलाहाबाद से और मुगल सराय खास तौर पे वहां 2-2 3-3 घंटे लेट होता है, घंटे हो जाती है लेट। तो उन पटरियों पे डबलिंग कर देंगे, कहीं ट्रिपलिंग कर देंगे, तो उससे कंजेशन कम होगा। अब कंजेशन कम होगा तो एक बहुत ही जो आप कहेंगे कि वो उसको चमत्कारिक कहेंगे या बुनियाद क्रांतिकारी कदम हो सकता है कि कलकत्ता से दिल्ली तक की यात्रा 12 घंटे में हो जाए, रात भर में पूरा कर लें, या मुंबई से दिल्ली तक की यात्रा को अब रात भर में पूरा कर लें। स्पीड बढ़ जाएगी इससे, मतलब एक तो जब डबलिंग ट्रिपलिंग हो जाएगी, जहां रेलवे जब क्रॉसिंग होती है गाड़ियों की, तो उसमें जो मतलब एक बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को और खोज, मतलब जो पटरी वाला मामला, जो नेटवर्क वाला मामला, उसको पुख्ता करने पर तो फोकस है। हाँ बिल्कुल है। लेकिन सवाल फिर शेयर बाजार कुछ नीचे झुका है, कुछ आर्थिकी जानकार अर्थशास्त्री वो इससे उतने उत्साहित नजर आ रहे हैं, उसका मनोवैज्ञानिक असर वैसा नहीं हो रहा है। ये क्यों? इसको एक तो समझना पड़ेगा। देखिए एक तो क्या है कि जैसे कहा ना कि एक तो टाइम बाउंड नहीं है ये, जैसे होता है कि रेल बजट एक साल के लिए होता है, लेकिन इसमें इन्होंने 5 साल का खाका रखे अपने सामने, जैसे 8.5 लाख रुपए के 8.5 लाख खर्च होगा, 5.5। अच्छा, जैसे रेल दुर्घटनाएं बहुत होती हैं तो अब उस पे जो इतने संपार होते हैं, अभी 14,000-15,000 ऐसे हैं जहां पे कोई मानव रहित है, मतलब उस पे कोई मैन नहीं हो पाता है। तो उनको दूर करने के लिए RUB बनाएंगे, ROB बनाएंगे, या उस पे मैनिंग करेंगे। तो इस बार उनका लक्ष्य जो रखा हुआ है कि 3,000 हम संपारों को ऐसे खत्म करेंगे जो मानव रहित हैं। तो इस तरह से 5 साल का टारगेट अगर देखिएगा तो 15,000 नहीं। तो उस नाते आप क्या ये कहेंगे कि ये सुरेश प्रभु जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उस नाते उन्होंने सिर्फ अकाउंटिंग की है, या सचमुच में विजन साहस कुछ एक मतलब कल्पनाशीलता दिखाई है? यात्री भाड़ा नहीं बढ़ा है, लेकिन माल भाड़ा बढ़ाया, 10% का भाड़ा बढ़ाया है, तो हो सकता है कि इनको लगेगा। लेकिन दूसरा एक चीज और, कारपोरेट को तो निराश होने की जरूरत नहीं है। अब उन्होंने कह दिया भाई जैसे हम रेलवे को विज्ञापन के रूप में भी इस्तेमाल करेंगे, आप चाहें तो अपने कंपनी के नाम से रेलवे स्टेशन बना सकते हैं। कारपोरेट में ये है कि भाई कारपोरेट में भाड़ा अगर बढ़ा दिया आपने सीमेंट का, स्टील का, इसका, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कॉस्ट बढ़ेगी कुछ, मतलब उसमें जो लागत बढ़ने का जो मामला है, जो बुनियादी ढांचे से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं, तो उनका माल भाड़ा नहीं बढ़ाया उन्होंने। लेकिन इन जनरल जो है 10% बढ़ाने की बात कही है, तो बहुत दिनों से नहीं बढ़ा था, तो इसमें तो करना ही था। रेल भाड़े के बारे में चर्चाएं तो देखिए जैसे होता है कि रेलवे का परिचालन जो है बहुत हद तक डीजल पर निर्भर करता है। तो आप देखे होंगे कि पिछले 8-9 महीनों में एक आलोचना है, पवन कुमार बंसल, इन्होंने ये कहा था कि जब डीजल की कीमतें कम हो गई है तो यात्री भाड़ा भी 20% कम होना चाहिए और माल ढुलाई का भाड़ा भी कम होना चाहिए। तो ये नहीं किया, उसके बजाय उन्होंने उस सरप्लस को अपने दूसरे उसमें लगा रहे हैं। जो बजटीय संसाधन जुटाया, जो उन्होंने बढ़ाया है 1 लाख करोड़ से ज्यादा किया है जो उसको, तो उसमें कहीं ना कहीं यही है ना। अब अलग से कोई यात्रियों पे बोझ डालने के बजाय उन्होंने कोशिश की है कि जो हमारे
डेवलपमेंट है, इधर हाँ, से उधर इधर का उधर कर लेंगे, हाँ। इनडायरेक्ट। नहीं तो इसीलिए किसी ने कहा है कि ये एयर इंडिया की तरह या इस तरह का मामला है अकाउंटिंग का कि भाई इधर से बचा के उधर कर दिया और कोई ठोस नहीं है, क्योंकि नहीं। प्राइवेटाइजेशन अब या जैसे- पीपी मोड वाला हाँ, मामला है, वो भी है। ये सब एक विजन चीज- वाली एक बातें चीज- नहीं है। एक चीज जो है मतलब एक देखने वाली बात है कि जैसे इन्होंने कहा कि रेलगाड़ियों के हम कोचेज बढ़ा देंगे, अनारक्षित डब्बे भी बढ़ा देंगे। जी। लेकिन हाल के वर्षों में एक चीज हुई है, जैसे रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ी है और उनके डब्बे भी बढ़े जी। हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं बढ़ी जी। है। अब जैसे आप एक तरफ यात्रियों को सुविधा देने की बात कर रहे जी। हैं, आप इस देश के 90% रेलवे स्टेशनों पे जी। प्लेटफॉर्म छोटे हैं, रेलगाड़ियां बड़ी हो गई जी, हैं। जी। नतीजा होता है कि जो बाद के डब्बे होते जी। हैं वो प्लेटफॉर्म से बाहर आते जी। हैं, तो उसमें जो बुजुर्ग चढ़ेगा या कोई गर्भवती नहीं, महिला लेकिन इसमें चढ़ेगी। ये जयशंकर जी बुनियादी बात, ये तमाम बातें हैं, ये सब रेल अपने बूते करे, इसमें प्राइवेटाइजेशन, स्टेशन का प्राइवेट करना, जमीन नहीं, का अब वो- अधिक पीपी उपयोग, हाँ। ये जो विजनरी बातें थी, ये जो दृष्टि थी वो कि ऐसा उतना कुछ खुल- होगा, उतना साफ चमत्कारिक आया। वैसा नहीं हुआ। उतना खुल सामने नहीं आया, क्योंकि जी। मैं मतलब ये एक तरह से सरकार भी डरी है कि ऐसा प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो इसका बहुत उल्टा असर होगा। एक तरफ जब आप आर्थिक सुधारों की बात करते हैं तो फिर तो उसके लिए आपको जोखिम मोल लेना ही पड़ेगा, और जी। अभी वो 4 साल जोखिम तक नहीं आया, वो उठाएगा। जोखिम नजर नहीं आ रहा है जिस तरह से जी। होना चाहिए था, उस पर करना चाहिए। देखिए हम बार बार जो फोकस करना चाहते हैं कि जो बुनियादी ढांचा है, मतलब प्लेटफॉर्म है, जी। प्लेटफॉर्म कम है। जी। पता लगा प्लेटफॉर्म के इलाहाबाद में देखा है बार बार कि इलाहाबाद के पहले 1-1 घंटा 2-2 घंटे रेलगाड़ी रुक जाएगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म खाली नहीं है, जी। प्लेटफॉर्म लंबे नहीं है। जी। रेलवे के जो पुल हैं, जी। अधिकतर पुल अंग्रेजों के जमाने के बने हुए जी, जी, हैं, वो जी। जर्जर हालत में। अभी दिल्ली के सादरा के पास जी, का जी। लोहे का पुल है, आप देखिए, तो इस तरह के कितने जर्जर पुल हो गए, वो नहीं दुर्घटनाओं तो के ये लिए तमाम आशंका बातों, का इन कारण तमाम बातों को समेटते हुए जयशंकर जी, क्या ये आप मानते हैं कि पिछले 4-5 यूपीए सरकार, पवन कुमार बंसल हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, इन लोगों ने जो बजट किया उसके मुकाबले में कुछ ज्यादा ठोस है या बस नहीं, रूटीन? इसको समझने की बात होगी। देखिए पवन कुमार बंसल ने जो रेल बजट पेश किया वो लोकसभा चुनाव सामने था, जी, इसलिए जी, भी आप जी। उसको कह सकते जी, हैं, जी। लेकिन इसमें एक दृष्टि नजर आती है। वो दृष्टि कहाँ खुलेगी, कब खुलेगी, ये वो एक थोड़ा अलग सा, सवाल है, ये क्योंकि भविष्य उसमें की गोल मोल जैसा है ना। जी। अब कोई चीजें हैं कि अब इतना, जैसे मान लीजिए 9600 किलोमीटर को आप दोहरीकरण, तिहरीकरण, चौथीकरण करेंगे, लेकिन उसके लिए 96,000 करोड़ रुपए लगेगा, तो 96,000 करोड़ इस बजट में इसमें तो नहीं हो नहीं पाएगा, आएगा, वो तो तो 5 फिर साल का ही लंबे बाद होगा। में। तो इस बजट को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। एक तो दीर्घकालिक योजनाएं इनके सामने है, मतलब दीर्घकालीन दृष्टि है, ये तय है इसमें। ये तो है, इसमें दिखाई देता है। देखिए जी। क्योंकि आप सोचिए, कल्पना कर सकते हैं कि दिल्ली से मुंबई की यात्रा अगर रात भर में 12 घंटे में 11 घंटे में हो जाती है और रेलवे का स्पीड बढ़ जाती है, तो ये कायाकल्प है, जो कायाकल्प है, 4-5 अच्छा। साल लगेगा, लेकिन इसमें एक होगा, ये उम्मीद की जा सकती उम्मीद है। की जा सकती है, एक दृष्टि तो है, क्योंकि उस पर अमल बढ़ेगा, आगे जाकर के बढ़ेगा, उनके पास समय भी है, जी। तो हो सकता है। और रेलगाड़ियां नहीं आएंगी, जब इसी सेशन में उन्होंने कहा जी। है कि जब रेल बजट पर जवाब होगा रेल मंत्री का, तो उसमें नई रेलगाड़ियों की घोषणाएं भी होंगी। बुलेट ट्रेन के बारे में जरूर उन्होंने कहा कि अभी 3-4 महीने में जो उसका रिपोर्ट एक आएगी, आएगी, वो स्टडी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद उस पर विचार करेंगे। जी जी शंकर जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।